तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था अपने ग्लाइकोलिसिस को, और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। और देखो, जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोग को 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में अक्सर ही क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है ये हमारी कोई नई साइकिल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई नया स्टेप है, बल्कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था उसी का फर्दर स्टेप है, यानी उसी के आगे की प्रोसेस है हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली समझो, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या हो रहा था। जो हमारी ग्लाइकोलिसिस था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस हमारी यहाँ पे 10 स्टेप की प्रोसेस थी। और इन 10 स्टेप में क्या हो रहा था, मेनली हमारा जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, हमारा पायरूवेट में। और ये सारी चीज़ें हमारी कब हो रही थी, हमारी एरोबिक कंडीशंस के अंदर, यानी कि जब यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई हो तो हमारा क्या हो रहा था, हमारा ग्लूकोज जो है पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा था। और अगर मान लो बात करें हम लोग जो है अनएरोबिक कंडीशंस की, यानी कि मान लो अगर हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो तो ये जो हमारा पायरूवेट है ये हमारा फर्दर जाके जो है किसमें, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, हम लोग मेनली बात करेंगे अपने एरोबिक कंडीशंस की, ठीक है। यहाँ पे अनएरोबिक का हमारा कोई काम नहीं है और लैक्टेट का भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा पायरूवेट है, अब होगा क्या, ये जो पायरूवेट है ना, यही हमारा आगे जाके जो है हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। अब कैसे करने वाला है, तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग अपना साइकिल देखेंगे तो समझेंगे। बाकी एक मोटी मोटा बात आप लोग समझ गए कि जो हमारी, अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारे ग्लाइकोलिसिस है ये तो हमारी एरोबिक और अनएरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो तब भी हो रही है, नहीं हो तब भी हो जा रही है। लेकिन जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है ये हमारे सिर्फ और सिर्फ जो है एरोबिक कंडीशंस के अंदर ही होती है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा पायरूवेट है यही हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। हमारा लैक्टेट का सिट्रिक एसिड साइकिल से कोई भी लेना देना नहीं है, यानी कि ये जो है हमारी एनाएरोबिक कंडीशंस के अंदर नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है इसको यहाँ पे डिस्कवर किया था हमारे सर हैंस क्रेब्स ने, और इसीलिए हम लोग जो है इसको जो है क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यानी सिट्रिक एसिड साइकिल को हम लोग यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और क्रेब्स साइकिल यहाँ पे किसके नाम पे पड़ा है, सर हैंस क्रेब्स के नाम पे, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो द अनदर नेम ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल इज TCA साइकिल। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है इसको एक तो हम लोग यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम भी होता है जो कि होता है हमारे यहाँ पे TCA साइकिल। अब TCA का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब इसको यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, तो अभी हम लोग जब यहाँ पे इसकी पूरी साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे तब आप लोग को इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग बात करें, द सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड जनरेट्स अ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पे ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे देखो, कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने देखा था जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये हमारी किसके अंदर हो रही थी, ये हमारी हो रही थी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो ध्यान से समझना। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इसीलिए जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे बॉडी के सभी सेल्स में देखने को मिलता है, ऑल सेल्स। क्योंकि क्या होता है कि देखो, सेल के अंदर मान लो कुछ हो चाहे ना हो, पर साइटोप्लाज्म जरूर होता ही होता है। इसीलिए हमारी जो ग्लाइकोलिसिस है ये तो हमारी बॉडी की सभी टाइप की सेल में देखने को मिल जा रही थी। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है, ये हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं हो रही है, बल्कि ये हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। तो अब अगर हम लोग बात करें, तो अगर मान लो हमारी बॉडी की कोई सेल है जिसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमें जो है सिट्रिक एसिड साइकिल की प्रोसेस नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन वहाँ पे भी हमारा ग्लाइकोलिसिस होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भले ना हो सेल के अंदर, लेकिन साइटोप्लाज्म होता ही होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारी RBC हो गई उसके अंदर होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो एक और चीज़ मेंशन है, जनरेट्स अ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी। यहाँ पे देखो जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है तो इसके अंदर हमें यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी देखने को मिलती है। और एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में। यानी हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसके अंदर हमें बहुत सारा ATP देखने को मिलता है। तो कैसे मिलता है वो सारी चीज़ें अभी हम लोग साइकिल देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। और जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है, द सिट्रिक एसिड साइकिल इज नथिंग बट द फॉरवर्ड प्रोसीजर ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो वही चीज़ है हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी कि जो हमारी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है तो उसी का आगे का पाथवे होता है हमारा यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल।
and the end product of aerobic glycolysis pathway pyruvate is converted into acetyl coenzyme which starts the citric acid cycle। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा ग्लूकोज जो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो पायरुवेट ही हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो हमारा पायरुवेट है, देखो अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो ज़्यादा परेशान मत होना, बाकी सिंपली समझिए जो पायरुवेट है ना, ये सबसे पहले हमारा कन्वर्ट होगा एसिटिल को एंजाइम ए में, और ये जो हमारा एसिटिल को एंजाइम है ये फाइनली हमारा जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, या फिर कह सकते हो कि सिट्रिक एसिड साइकिल को स्टार्ट करने का काम करता है। देखो अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी हम लोग साइकिल देखेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे, है ना। द सिट्रिक एसिड साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे फॉर द एनर्जी सप्लाई टू द बॉडी एज अबाउट 65 to 70% ऑफ एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन दिस साइकिल। तो देखो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात करी कि जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है इसके अंदर हमें बहुत सारा एनर्जी देखने को मिलता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल एटीपी होता है उसका 65 to 70% हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो सिट्रिक एसिड साइकिल है तो इसके अंदर देखो मतलब जैसे हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है तो वो जब अभी होगी तो उसके अंदर मेनली होगा क्या, ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है ये हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है हम कह सकते हो ब्रेक हो जाएगा या फिर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अभी बस ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है तो आप लोग समझ लो, बाकी अभी हम लोग बस साइकिल देखने ही जा रहे हैं तो उसमें आप लोग को सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और द सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स ओनली इन एरोबिक कंडीशंस, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली देखते हैं अपने सिट्रिक एसिड साइकिल को। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ग्लूकोज है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में। अब देखो ये हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट नहीं है, इसको बस मैंने थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए बना दिया है। ये हमारे ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, जो हमारा ग्लूकोज यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से होती है हमारी स्टार्ट सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये जो हमारा पायरुवेट है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल को एंजाइम ए में। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है हमारा एक कार्बन का लॉस, और यहाँ पे क्या होता है जो हमारा NAD है उससे हमारे NADH का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, जो हमारा पायरुवेट है ये हमारे कितने कार्बन का कंपाउंड रहा, ये हमारे 3 कार्बन का कंपाउंड था, और इस 3 में से भी हमारा देखो एक कार्बन लूज हो गया। तो अब हमारा जो एसिटिल को एंजाइम है ये कितने कार्बन का कंपाउंड होगा, ये हमारे 2 कार्बन का कंपाउंड होगा। और देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा पायरुवेट था तो यहाँ पे हमारे ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे, हमारे 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे। यानी यहाँ पे हमारे एसिटिल कोएंजाइम के भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, हमारे 2 मॉलिक्यूल होंगे। और अभी जो हम लोग पूरी साइकिल देख रहे हैं ये हमारी सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे वैलिड है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल होते कितने हैं, 2। यानी कि ये जो हमारी पूरी साइकिल है ये हमारी आप कह सकते हो कि 2 बार होती है हमारे 2 एसिटिल कोएंजाइम के लिए, एक मतलब पूरी हमारी एक जो है ग्लूकोज के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझ गए कि जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में है ये हमारा कितने कार्बन का कंपाउंड है, ये हमारे 2 कार्बन का कंपाउंड है। बिल्कुल अपने दिमाग में इस चीज़ को क्लियर रखना। अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है ये हमारा रिएक्ट करेगा ऑक्जेलो एसीटेट से, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रेट में, और यहाँ से होती है हमारी स्टार्ट सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो इसीलिए इसको यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिट्रेट होता है, या फिर इसी को आप लोग जो है सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे पायरुवेट को आप लोग पायरुविक एसिड भी बोल सकते हो, सिट्रेट को सिट्रिक एसिड, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे चूंकि हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल का पहला प्रोडक्ट होता है सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है इसको हम लोग TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सिट्रेट है तो इसका आप लोग यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर अपने बुक्स में या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो है 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का कंपाउंड था, 2 कार्बन का, और ये जो हमारा ऑक्जेलो एसीटेट है ये हमारे कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, ये होता है हमारे 4 कार्बन का कंपाउंड। तो 4 + 2 तो हमारा क्या होता है, जो हमारा सिट्रेट बनता है ये हमारे फिर से कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 6 कार्बन का कंपाउंड। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन, 2 कार्बन, ऑक्जेलो एसीटेट में कितने, 4 कार्बन, और सिट्रेट में कितने, 2 + 4, ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना है, सिट्रेट। तो सिट्रेट में कितने, 6 कार्बन। समझ गए। अब ये जो हमारा सिट्रेट है ये हमारा जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइजो सिट्रेट में, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारे सिट्रेट का एक टाइप का आइसोमर होता है। और यहाँ पे एंजाइम हमारा कौन सा होता है, एकोनिटेस। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली समझो, जो हमारे एंजाइम्स हैं इसको हम लोगों ने बाहर की तरफ दर्शाया हुआ है, जो भी हमारा सर्कल है कह सकते हो हमारी साइकिल है,
और यहाँ पे जो भी हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन है उसको हम लोगों ने साइकिल के अंदर दिखाया हुआ है, तो आप लोग ताकि कंफ्यूजन हो, बहुत ही सिंपल है। तो जो हमारा सिट्रेट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रेट में। अब ये जो हमारा आइसोसिट्रेट है, ध्यान से सुनना, ये हमारा फिर से क्या करेगा, एक कार्बन को लॉस करेगा किसकी प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में, और होगा क्या, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारा सिट्रेट था ये कितने कार्बन का कंपाउंड था, 6 कार्बन का, तो आइसोसिट्रेट ये भी 6 कार्बन का ही होगा क्योंकि इसी का आइसोमर है। लेकिन अब इसने क्या किया, एक कार्बन को लूज कर दिया और क्या बना लिया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो ये कितने कार्बन का कंपाउंड होगा, ये होगा हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, 6 था, एक लॉस कर दिया, फिर से 5 बचा, और यहाँ पे देखो हमारा फिर से जो है एक NADH का प्रोडक्शन हो रहा है। देखो इस चीज़ को भी ध्यान रखते चलना, अभी इसी से हम लोग जो है अपनी ATP को कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, अब ये फिर से हमारा जो है एक कार्बन को लॉस करेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनिल को एंजाइम में। और ये हमारा कितने कार्बन का कंपाउंड होगा, ये हमारा फिर से जो है 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ पे देखो लॉस हो गए, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है उसका मेजर इवेंट क्या होता है, जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है ये हमारे 2 कार्बन 2 CO2 ग्रुप को लॉस करता है, यही हमारा मेजर इवेंट होता है। और यहीं पे देखो यही चीज़ें तो हो रही हैं। एट लास्ट में जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है इसने क्या किया, इसने यहाँ पे 2 CO2 ग्रुप को लॉस कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम है ये हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम में सिंथेस की प्रेजेंस में। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारा फिर से जो है एक NADH का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमारे GDP से GTP का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये GTP क्या नहीं बना है, तो देखो GTP कुछ नहीं है, देखो ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडेनोसिन क्या होता है, एडेनोसिन हमारा एक टाइप का नाइट्रोजनस बेस ही तो होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेस है वो हमारे 5 टाइप के होते हैं। तो उसी में से जब देखो एक हमारा एडेनोसिन था और उसी में से एक हमारा यहाँ पे ग्वानिन था, याद है आप लोगों को, यहाँ पे ग्वानिन था हमारा नाइट्रोजनस बेस, और ग्वानोसिन हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपली समझो कि यहाँ पे ATP होता है हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और GTP होता है हमारे यहाँ पे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझो कि जो हमारा GTP है ये हमारा लगभग ATP के बराबर ही होता है, यानी कि ये हमारा ATP के इक्विवेलेंट ही होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे GTP के बजाय हमारा ATP का ही प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि GTP हमारा ATP के बराबर ही होता है। देखो अभी आगे चल के हम लोग जब कैलकुलेशन देखेंगे एनर्जी की तब हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेनली हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सक्सिनेट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा सक्सिनेट है ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट में। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, सक्सिनिल डीहाइड्रोजिनेस, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे लॉस हो रहा है। और यहाँ पे देखो हमारा क्या हो रहा है, अब हमारा FAD से FADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये हमारा NADH तो चलो समझ गए थे कोएंजाइम है, अब ये FADH2 क्या है, तो ये भी हमारा एक टाइप का कोएंजाइम ही है। और यहाँ पे देखो हमारा जो NADH था इसके अंदर कितने ATP थे, 3 ATP। अब ये जो हमारा FADH2 है इसके अंदर कितने ATP होंगे, इसके अंदर होते हैं हमारे 2 ATP। तो अभी हम लोग जब एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे। और ये जो हमारा फ्यूमरेट है ये हमारा फ्यूमरेस की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में। ठीक है, और मैलेट हमारा जो है मैलेट डीहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट में। और यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक साइकिल है। और साइकिल क्या होता है, साइकिल हमेशा चलती रहती है। देखो एक चीज़ समझो, साइकिल एक हमारी साइक्लिक प्रोसेस होती है, वो हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जो कि नॉन स्टॉप होती है, यानी कि वो हमेशा चलती रहती है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन का कंपाउंड था, इसने हमारे 2 कार्बन कंपाउंड के साथ जो है कंबाइन किया और क्या बनाया, सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन था। और इस 6 कार्बन ने फिर से क्या किया, देखो हमारे 2 कार्बन फिर से लॉस कर दिए और फिर से 4 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। और यही 4 कार्बन बदलते बदलते फिर से हमारा ऑक्जेलो एसीटेट में बदल गया। तो देखो यही सारे होते हैं हमारे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये करना है कि देखो ये जो हमारे प्रोडक्ट है, यानी कि मेनली हमारे ये देखो ये जो 8 है, 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, इन चारों का नाम याद कर लो। अब ये जो हमारे एंजाइम है ये हमारे इसी के ऊपर तो बने हैं। देखो सिट्रेट में आप देखो, सिट्रेट से पहले क्या है, सिट्रेट सिंथेस, यानी सिट्रेट की सिंथेसिस हो रही है तो सिट्रेट सिंथेस हो गया। और फिर सिट्रेट से हमारा आइसोसिट्रेट, तो हमारा एक्विनिटेस, चलो इसको थोड़ा सा याद कर लेना। अब देखो आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन रहा है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेस। यानी कि देखो कितना सिंपल है, यही इसी को लिख के और उसके बाद डीहाइड्रोजिनेस लगा देना है। और फिर यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट लिखना है और डीहाइड्रोजिनेस लगा देना है। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम लिखना है, सिंथेस लगा देना है। फिर सक्सिनेट यहाँ पे लिखना है और डीहाइड्रोजिनेस लगा देना है। और फ्यूमरेट में क्या, फ्यूमरेस लिखना है। कितना सिंपल है। मैलेट में क्या लिखना है, मैलेट डीहाइड्रोजिनेस। तो काफ़ी सिंपल है, आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हो।
और यहाँ पे देखो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो मेनली हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल हमारी सिर्फ इतनी सी है। ये जो हमारी 8 आप लोग को प्रोडक्ट दिख रहे हैं, यही हमारी मेन सिट्रिक एसिड साइकिल है। ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ये हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल में एक्चुअल में इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन अभी हम लोग जब एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, ताकि हमारा जो एनर्जी कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा सही तरीके से हो सके। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब देखो जो हमारी स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, उसमें हम लोग को यही 8 स्टेप को जो है एक एक करके एक्सप्लेन कर देना है। यानी पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि हमारा एसिटिल कोएंजाइम सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज के फॉर्म में आप लोग को लिखना है। तो चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, तो देखो वही जो हमारे 8 स्टेप हैं उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि स्टेप 1 में क्या हो रहा था, इन द फर्स्ट स्टेप द एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्ट्स विद ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट, जो कि हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड था। और इन द सेकंड स्टेप सिट्रेट अंडरगोज आइसोमराइजेशन टू फॉर्म आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिडेज। देखो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आराम से आप लोग इसको जो है पढ़ के समझ सकते हो। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे अपने स्टेप 3 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द थर्ड स्टेप a CO2 group is removed or released from isocitrate and it is converted into alpha ketoglutarate in the presence of isocitrate dehydrogenase। देखो वही चीज़ तो है कि हमारा आइसोसिट्रेट जो हमारा यहाँ पे आइसोसिट्रेट है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन रिमूव हो जा रहा है और हमारा एंजाइम कौन सा है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस। इसी तरीके से देखो लिखना है, इन द फोर्थ स्टेप वन मोर CO2 ग्रुप इज रिलीज फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड सक्सिनिल कोएंजाइम इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस। देखो कितना इजी लैंग्वेज में आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हो। जैसे कि स्टेप 5 की बात करें तो 5th स्टेप में क्या हो रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेस। और यहाँ पे हमारा एक GDP GTP में कन्वर्ट हो जा रहा है। और उसके बाद 6th स्टेप में क्या हो रहा है, सक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमारेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस। मॉलिक्यूल कौन सा है, FADH2 फॉर्म हो रहा है। और 7th स्टेप में हमारा फ्यूमारेट फाइनली मैलेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंजाइम कौन सा है हमारा, फ्यूमारेस। और 8th स्टेप में क्या हो रहा है, इन द लास्ट स्टेप मैलेट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डीहाइड्रोजनेस एंड क्रेब्स साइकिल कंटिन्यूस। अब देखो जो हमारे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे था, तो उसमें भी बिल्कुल आप लोग जो है इस तरीके की स्टेप बना के बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ये काफ़ी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और उसमें हमारी 10 स्टेप थी, इसमें हमारी 8 स्टेप हैं, तो उसमें भी आप लोग यहाँ पे 10 स्टेप को एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हो। और फाइनली हम लोग बात करें अपने एनर्जेटिक्स ऑफ क्रेब्स साइकिल के बारे में। यानी कि यहाँ पे देखो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारी क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको टोटली कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे देखो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ऑल दो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटिल कोएंजाइम इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, बट फॉर एनर्जी कैलकुलेशन वी ऑल्सो इंक्लूड दिस पार्ट। देखो यहाँ पे जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है जो हमारा यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, ये हमारे एक्चुअल में पूछे तो क्रेब्स साइकिल का पार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी एनर्जी कैलकुलेशन में हम लोग उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग टोटल ATP की बात करें, तो जब हमारा पायरुवेट यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में से कन्वर्ट हो रहा था तो क्या हो रहा था, हमारा एक NADH का फॉर्मेशन हो रहा था। देखो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे साइकिल पहले बना लेना, फिर देखना तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। पायरुवेट पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में, और यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस हो रहा था। और एक NADH में कितने ATP होते हैं, 3 ATP। तो यहाँ पे ATP कितने हमारे 3। अब ये जो हमारा आइसोसिट्रेट है, देखो जब हमारा आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा था तो क्या हो रहा था, फिर से हमारा NADH प्रोड्यूस हो रहा था और फिर से हमारे 3 ATP। और फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट जब सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था तब भी हमारा एक NADH प्रोड्यूस हो रहा था। फिर जब हमारा सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है तब हमारा क्या हो रहा है, एक GTP प्रोड्यूस हो रहा है। और एक GTP में हमारे कितने ATP, एक ATP, क्योंकि ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट होते हैं। और जो हमारा सक्सिनेट है जब ये फिर से हमारा फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे FADH2 का प्रोडक्शन हो रहा था। और FADH2 में कितने ATP होते हैं, 2 ATP। और मैलेट में हमारे कितने ATP होते हैं, और मैलेट जब ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है फाइनली तो हमारा एक NADH फिर से प्रोड्यूस हो रहा है और उसके अंदर कितने ATP, 3 ATP। अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग ये कैलकुलेशन उस हिसाब से कर रहे हैं जब हम लोग ये मान रहे हैं कि एक NADH में 3 ATP होते हैं। देखो जनरली गूगल में भी आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को यही देखने को मिलेगा कि NADH के अंदर 3 ATP और FADH2 के अंदर 2 ATP। लेकिन कुछ बुक्स में आप लोग को इस तरीके से भी देखने को मिलता है कि जो हमारा NADH है उसके अंदर 2.5 ATP और FADH2 के अंदर 1.5 ATP। तो अगर वो कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो सकती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो गूगल और स्टैंडर्ड बुक्स में है तो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन सबको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखो 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9, 9 + 1 10 और 10 + 2 12, 12 + 3 15।
यानी कि अगर हम लोग नेट एटीपी की बात करें तो नेट एटीपी हमारा क्रेब्स साइकिल के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 15। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि देखो जो हमारी क्रेब्स साइकिल थी, हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी क्रेब्स साइकिल जो पूरी की पूरी है वो एक बार में सिर्फ एक ही एसिटिल कोएंजाइम के लिए होती है। और हमारे एसिटिल कोएंजाइम में कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि हमारा पायरुवेट कितना होता है, हमारा 2 पायरुवेट होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में बहुत अच्छे से देखी थी। तो ये जो हमारा 15 एटीपी निकला है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल के लिए निकला है। तो हमारे होते कितने, हमारे 2 होते हैं। Since here are 2 molecules of pyruvate or acetyl coenzyme, hence the total ATP formed in Krebs cycle is equal to 15 into 2 is equal to 30। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग टोटली बात करें तो Krebs cycle में हमारे 30 ATP प्रोड्यूस होते हैं। और देखो 30 एक कितना बड़ा नंबर है, इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि ये हमारा जो है एक मेजर ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है जिसमें बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट टोटल ATP प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अब देखो अगर मान लो हम लोग बात करें कि एक जो हमारा ग्लूकोज होता है वो टोटल एटीपी देता कितने हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू, तो यहाँ पे देखो हमारा ग्लूकोज सबसे पहले किस में जाता है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में जाता है, और ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे, कल हम लोगों ने देखा था कितने, देखो टोटल 10 हो रहे थे अगर टोटल की बात करें, लेकिन 2 हमारे यूज हो जा रहे थे। तो अगर हम लोग नेट एटीपी की बात करें तो कितना, 8 एटीपी। तो 8 एटीपी अगर हम लोग टोटल एटीपी फ्रॉम 1 ग्लूकोज की बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एटीपी प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस प्लस एटीपी प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी कितना, 8, इसमें नेट एटीपी कितना, 30, टोटल कितना हो गया 38 एटीपी। यानी एक ग्लूकोज हमारा 38 एटीपी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा एक एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाता है। एंड अब हम लोग यहाँ पे फाइनली थोड़ा सा अपने क्रेब्स साइकिल के इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, तो यहाँ पे देखो इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी। यहाँ पे यानी कि हम लोगों ने देखा ही है कि कितनी सारी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, तो बहुत मेजर सोर्स होता है। और उसके बाद ये हमारा फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है। देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेशन की स्टेप होती है हमारे, तो वो हमारी फाइनली इसी के अंदर होती है। देखो फर्स्ट किस में होता है, फर्स्ट हमारी ग्लाइकोलिसिस के अंदर होती है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि फर्स्ट स्टेप हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है, फाइनल स्टेप हमारा क्रेब्स साइकिल होता है। ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम अकर्स। देखो ये जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम से यहाँ पे जो हमारा कार्बन CO2 ग्रुप को लूज कर रहा था, और यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स का भी एडिशन हो रहा था और रिमूवल हो रहा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारी जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रही थी, तो वही चीज़ है। और जो हमारा एक्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इज कन्वर्टेड इनटू फैट। अब देखो जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है इसमें जो हमारा बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा अगर मान लो ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि जिनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, तो उनकी सिंथेसिस भी हमारी जो है हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब कैसे होता है तो जब हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। एंड हाई अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेटेड हमें पता है, इट इज़ एम्फीबोलिक इन नेचर। देखो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्फीबोलिक क्या होता है, देखो सबसे पहले ये समझो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे यहाँ पे 2 स्टेप होती है। एक होती है हमारे यहाँ पे कैटाबॉलिज्म और एक होती है हमारे यहाँ पे एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेनली अभी देखो हम लोग जितना भी देख रहे हैं वो हमारा कैटाबॉलिज्म का ही एग्जाम्पल है। कैटाबॉलिज्म में होता क्या है, हमारा कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके जो है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये देखो जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है इसमें हमारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस हो रही है। तो जब ये दोनों हो रही है तो इसको हम लोग कंफाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिज्म, ठीक है, एम्फीबोलिक। तो यहाँ पे हमारा कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। अब कैसे होता है तो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बाकी सिंपली समझो एम्फीबोलिक होता है। और यहाँ पे फैट इज बर्न ऑन द विक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट होता है वो यहाँ पे बर्न हो जाता है, कहाँ पे, विक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का विक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का विक होता है हमारा ऑक्जेलो एसिटेट। ऑक्जेलो एसिटेट देखो हमारा क्या था, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे हमारा जो है एसिटिल कोएंजाइम है, ये हमारा ऑक्जेलो एसिटेट के साथ ही तो कंबाइन कर रहा है, जो हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है जिसकी वजह से हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होती है। तो यहीं पे हमारा जो एक्सेस फैट है वो भी यहाँ पे बर्न हो जाता है। तो ये था हमारे यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।